तो दोस्तों, जिस टाइम पर सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज का क्रेज था, उस दौर में एक ऐसे हीरो की मूवी आई जिसे कोई ठीक से जानता भी नहीं था। और आज वो टाइम है जब सब इस सुपर हीरो के फैन बन चुके हैं। आयरन मैन ने न सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की, बल्कि इसी हीरो की वजह से ये फ्रेंचाइजी इतनी हिट हुई है। वैसे तो सभी सुपर हीरो फैंस इस कैरेक्टर को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों को आयरन मैन की ओरिजिन नहीं पता। इसीलिए आज मैं आपको आयरन मैन मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने काफी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था, तब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ओबाडाया स्टेन ने मिलकर कंपनी को संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक था और ओबाडाया स्टेन कंपनी का मैनेजर। टोनी ने अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर हथियार बनाए और अपनी कंपनी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। मगर टोनी काफी गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसकी वजह से ओबाडाया स्टेन उससे बहुत चिढ़ता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है, जहां पर वो मिलिट्री को अपने नए जेरिको मिसाइल का डेमो देता है। वहां से लौटते वक्त उन पर आतंकवादी हमला हो जाता है। टोनी के सामने उसी की कंपनी का एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिसके फटने से उस बॉम्ब के टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। बाद में जब टोनी को होश आता है, तो वो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसकी चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है। उस गुफा में टोनी के साथ जिनसेन नाम का एक आदमी था, जो कि टोनी को बताता है कि उसने उसके सीने से बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश की, मगर वो सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो उसके दिल के काफी नजदीक थे। इसीलिए जिनसेन ने उसकी चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, ताकि वो बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल की तरफ ना बढ़ पाए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। जिनसेन टोनी को बताता है कि वो दोनों आतंकवादियों की कैद में हैं और वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। वो आतंकवादी टोनी को बोलते हैं कि अगर वो उन्हें अपना नया जेरिको मिसाइल बनाकर देगा, तो वो उसे छोड़ देंगे। मगर टोनी जानता था कि वो उसे आखिर में मार डालेंगे, इसीलिए वो मिसाइल बनाने के बहाने वहाँ से निकलने के जुगाड़ में लग गया। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के सभी हथियार मौजूद थे, जो कि टोनी को बिना बताए उन्हें बेचे गए थे। टोनी ने उन हथियारों का इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक डिवाइस है, जिसका इन्वेंशन टोनी के पिता ने किया था। उसके पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था, जिससे उनकी फैक्ट्री को पावर मिलता था। पर टोनी ने उसी डिजाइन को काफी छोटे लेवल पर बनाया, ताकि वो उसे अपनी चेस्ट में लगा सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वो कई सालों तक उसके चेस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था। लेकिन टोनी ने वो रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना चाहता था। जिनसेन के साथ मिलकर टोनी एक मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है, जिसे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। इस आर्मर की हेल्प से टोनी वहाँ से निकलना चाहता था। जब वो सूट बन जाता है और टोनी उसे पहन रहा होता है, तब वहाँ के लोगों को शक हो जाता है और वो सब हमला करते हैं। मगर जिनसेन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। टोनी अपनी सूट की मदद से कुछ आतंकवादियों को मार देता है और उनके कई सारे हथियार तबाह करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दूर एक रेगिस्तान में आकर गिरता है और उसका सूट टूटकर बिखर जाता है। जिसके बाद टोनी का दोस्त जेम्स रोड्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो टोनी को ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क लाता है। वापस लौट के टोनी सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाना बंद कर देंगी, क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी के इस फैसले से ओबाडाया स्टेन और कंपनी के सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करता है। टोनी फिलहाल अपने इस छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा के रखता है, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वो एक नया ज्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाकर अपनी चेस्ट में लगाता है। इसके बाद टोनी कई महीनों तक अपने घर पे रहकर एक बहुत ज्यादा एडवांस आर्मर तैयार करता है, जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी ने ये नया आर्मर बनाया था अपनी प्रोटेक्शन और बुरे लोगों का सफाया करने के लिए। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है, जहां उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है कि अभी भी उसकी कंपनी के हथियार आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनसे वो एक गाँव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। फिर टोनी अपना नया आर्मर पहनकर अफगानिस्तान के उस गांव में जाता है। वहां पर वो कई सारे आतंकवादियों को मारकर उनके हथियार तबाह कर देता है और गांव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ ओबाडाया स्टेन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप करके रखा था। असल में ओबाडाया स्टेन ने ही इन आतंकवादियों से टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, मगर इन लोगों ने ओबाडाया को धोखा दे दिया। इसीलिए अब वो इन सब आतंकवादियों को मार देता है और वो उनसे टोनी का पुराना आर्मर और उसका डिजाइन ले लेता है। उधर टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने भेजता है, ताकि उसे गैर कानूनी तरीके से बेचे गए हथियारों का पता चल सके। जब पेपर उस कंप्यूटर को चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि ओबाडाया स्टेन चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा है और उसी ने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। पेपर ये सारे सबूत जमा कर लेती है और वो शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को ये इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ ओबाडाया स्टेन टोनी के पुराने आर्मर के डिजाइन से अपने लिए एक नया आर्मर बना लेता है, मगर वो सूट को पावर देने के लिए वैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। इसीलिए वो टोनी के घर जाकर उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज करता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वो उसे अपने सूट पर लगाकर उसे चालू कर देता है। फिर टोनी किसी तरह से अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है और उसे अपनी चेस्ट में लगा लेता है। ये पुराना रिएक्टर इतना अच्छा नहीं था कि वो नए सूट को पावर दे सके। फिर भी टोनी अपना आर्मर पहनकर ओबाडाया को रोकने के लिए जाता है
उधर पेपर पॉट्स शील्ड के एजेंट्स के साथ ओबाडिया स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, पर वो अपना सूट पहनकर सब पर हमला कर देता है। तभी टोनी वहाँ पर पहुँचता है। वो ओबाडिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में पुराना आर्क रिएक्टर लगा होने की वजह से वो ओबाडिया के आगे कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए टोनी उसे अपनी कंपनी की छत पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था, और वो पेपर की हेल्प से उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से ओबाडिया स्टेन मारा जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस हादसे के बारे में जानने के लिए। शील्ड के लोग टोनी को मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए कहते हैं, पर वो सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि वो खुद आयरन मैन है। मूवी के खत्म होने के बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, उसमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के पास आते हैं। वो टोनी को बोलते हैं कि वो दुनिया में इकलौता सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी लोग हैं। निक फ्यूरी टोनी से एवेंजर्स इनिशिएटिव यानी सुपर हीरो की एक टीम बनाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आयरन मैन मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.